हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में मैंने इशू ऑफ डिवेंचर्स में क्या आप टॉपिक स्टडी करेंगे, क्या आप किस टॉपिक को आपको कवर करना है, मैंने डिस्कस किया हुआ है। बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इशू ऑफ डिवेंचर्स जो है वो एट पर डिस्काउंट एंड एट प्रीमियम पे जो कंपनी है वो इशू करती है। फिर उसके बाद आपका दूसरा जो टॉपिक था इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ये जो दोनों टॉपिक है वो टॉपिक शेयर्स चैप्टर में भी दिए गए हैं। तो अगर आपने वहां पे इसको अच्छे से पढ़ा है तो इसको आपको समझने में कोई दिक्कत, बिकॉज यू ऑल आर फैमिलियर विथ दिस टू टॉपिक्स। तो इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका कोलेटरल सिक्योरिटी, इंटरेस्ट फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एंड राइटिंग ऑफ लॉस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो इन दो टॉपिक को अभी मैं छोड़ देता हूं, स्किप कर देता हूं, बाद में इसको लास्ट में कवर करूंगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे ज्यादा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चंस जो है एग्जाम में इन्हीं अगर इस चैप्टर से पूछेगा तो इन चार टॉपिक से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आए, क्योंकि ये दोनों जो टॉपिक है वो आपके शेयर चैप्टर में भी है। तो अगर क्वेश्चन देना होगा तो शेयर से भी इसमें दे सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप, क्योंकि आप इसको पढ़ भी चुके हैं, तो मैं स्टार्ट करता हूं कोलेटरल सिक्योरिटी से। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटी होती क्या है और इसमें इस डिवेंचर में इसका क्या रोल है। तो आपको पता होना चाहिए कोलेटरल सिक्योरिटी का जरूरत कब पड़ता है। जब कंपनी लोन लेती है किसी भी व्यक्ति से या फिर बैंक से, तो लोन जो होता है वो सिक्योर्ड होता है, वो इनसिक्योर नहीं होता है, या फिर अनसिक्योर्ड लोन नहीं होता है। वो लोन जो होता है वो क्या होता है, सिक्योर्ड होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, टॉपिक में लिख देता हूं कोलेटरल सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज, इसी कोलेटरल सिक्योरिटीज को बोलते हैं एडिशनल सिक्योरिटीज। एडिशनल सिक्योरिटीज भी बोलते हैं या फिर सेकेंडरी सिक्योरिटी भी बोलते हैं। इसको एडिशनल सिक्योरिटी और सेकेंडरी सिक्योरिटीज भी बोला जाता है। अब ये होता क्या है, आपका जो टर्म बुक में दिया है वो कोलेटरल सिक्योरिटीज के बारे में दिया गया है। ये है क्या, जब भी कोई कंपनी, एग्जांपल ले लीजिए XYZ, अगर ये कंपनी लोन लेती है या तो बैंक से लोन लेती है या तो किसी व्यक्ति से, पब्लिक से लोन लेती है, किसी भी व्यक्ति से जो मनी लेंडर है उससे लोन लेती है। तो जब कंपनी लोन लेगी तो लोन के लेने के लिए कंपनी जो होगी वो एक प्रिंसिपल सिक्योरिटी रखेगी, प्रिंसिपल सिक्योरिटी। और उस सिक्योरिटी के अलावा भी वो अपना डिबेंचर जो है कंपनी उस मनी लेंडर या फिर जहां से भी लोन ले रही है, जो भी सोर्स से वो लोन ले रही है, चाहे बैंक से अगर ले लेते हैं तो बैंक को कुछ एडिशनल सिक्योरिटी भी देगी। प्रिंसिपल सिक्योरिटी के अलावा कंपनी जब कुछ एडिशनल सिक्योरिटी इशू करती है इन टर्म्स ऑफ डिबेंचर, तो उसी को बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। अब ये होता क्यों है, सपोज XYZ ने लोन लिया बैंक से, बैंक ने दिया 1 लाख रुपए का लोन, और बैंक के पास XYZ ने अपनी एक सिक्योरिटी, अपनी एक प्रॉपर्टी जमा करके रखी है। सपोज उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1,20,000, प्रॉपर्टी की वैल्यू 1,20,000। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉपर्टी जो है 5 साल 6 साल के लिए अगर लोन लिया है तो 5 साल 6 साल बाद भी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1,20,000 ही होगी। नहीं, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो अगर कम हो जाएगी तो बैंक को क्या होगा, नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा, क्योंकि अगर ये डिफॉल्टर हो जाएगा, अगर ये लोन जो लिया है वो लोन अगर बैंक को वापस नहीं करेगा तो बैंक क्या करेगी, पहले प्रिंसिपल सिक्योरिटी को सेल करेगी और सारा अमाउंट रियलाइज करने का प्रयास करेगी। सपोज बेचते समय 10 साल बाद इसकी वैल्यू हो गई 60,000, कम हो गई इसकी वैल्यू, तो अब कहां से 40,000 एक्स्ट्रा कंपनी को पे करना है ना, वो बैंक कहां से रियलाइज करेगा। तो बैंक जो है उस समय जो कोलेटरल सिक्योरिटी या फिर एडिशनल सिक्योरिटी या फिर सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में बैंक के पास जो डिबेंचर इशू किया गया है, जो रखा गया है, बैंक उस डिबेंचर को क्या करेगी,
बेच देगी या फिर डिबेंचर होल्डर की तरह वो सारे राइट्स उसको मिल जाएंगे और वो सारे राइट्स के अकॉर्डिंग अपना काम करेगी। इंटरेस्ट भी लेगी, डिबेंचर होल्डर अगर हो जाएगी तो इंटरेस्ट भी लेगी और डिबेंचर को मार्केट में बेच करके बाकी जो पैसा है वो रियलाइज करेगी। तो यहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटी समझ में आ गया। ये क्या है, एक एडिशनल सिक्योरिटी है विद द प्रिंसिपल सिक्योरिटी। कब, जब कंपनी बैंक से लोन लेती है या फिर किसी थर्ड पार्टी से लोन लेती है तो एक एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में बैंक को ये देना होता है। तो अब इसी का ट्रीटमेंट आपको पढ़ना है कि इसको कैसे, इसको कंपनी की बुक में इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे और इसका मेंटेन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक और बात यहाँ पे आपको जानने की जरूरत है। अगर कंपनी ने XYZ लिमिटेड ने अगर किसी बैंक को, सपोज SBI है, SBI को अगर 12% डिबेंचर यहाँ पे था, ये जो है कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी जो है इसको इस डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे देगी, क्योंकि भाई डिबेंचर पे तो इंटरेस्ट होता है ना जो डिबेंचर होल्डरों को मिलता है। तो अभी तक ये यहाँ पे डिबेंचर होल्डर नहीं है, ये केवल सिक्योरिटी के रूप में रखा है बैंक। जब तक डिबेंचर होल्डर नहीं होगा तब तक उसको इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हाँ, इसने जो लोन कंपनी को दिया है, कंपनी उस लोन के लिए इंटरेस्ट जो होगा वो उस बैंक को या फिर उस मनी लेंडर्स को देगी, ठीक है। लेकिन डिबेंचर पे इंटरेस्ट कंपनी किसी को नहीं देगी जब तक कि वो उनको राइट नहीं मिल जाता है डिबेंचर होल्डर का। तो इतना समझ में आ गया। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? इसका ट्रीटमेंट जब करते हैं तो दो तरीके से करते हैं। कंपनी इस कोलेटरल सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी या फिर सेकेंडरी सिक्योरिटी की जो ट्रीटमेंट होती है कंपनी दो तरीके से करती है। पहला, कंपनी ये जब भी कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इस डिबेंचर को देती है बैंक को, तो उस वक्त इशू नहीं करती है। कंपनी डज नॉट इशू द एडिशनल सिक्योरिटी टू द बैंक एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, डज नॉट इशू। कंपनी इशू नहीं करती है, कंपनी उनको दे देती है कि भाई आप रखे रहो, जब तक हम आपका पूरा पेमेंट लोन का नहीं कर देंगे, इंटरेस्ट का नहीं कर देंगे, तब तक आप ये जो है आप डिबेंचर जो है आपके पास पड़ा रहेगा, ये मैं एंट्री नहीं करूंगा इसका। तो उस केस में क्या करेंगे, जब एंट्री नहीं करेगा इस कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए, केवल दे देगा, उस वक्त केवल लोन लेने की आप एंट्री पास करेंगे। तो लोन लेने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, सपोज लोन आप SBI से ले रहे हैं तो यहां पे लिखेंगे SBI लोन अकाउंट, सिंपल एंट्री है, केवल लोन लेने की एंट्री आप करेंगे। इतना क्लियर है? और क्या करेंगे, इसका बैलेंस शीट में कैसे इसको ट्रीट करेंगे, तो इसको बैलेंस शीट में जो है, बैलेंस शीट में आपको पता है ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, तो ये अंडर द हेड ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसमें जो सब हेड होता है आपको पता है, इसमें शेयर होल्डर फंड भी आपका मेजर हेड है, उसमें सब हेड होते हैं। इससे शेयर कैपिटल हो जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस हो जाता है, शेयर वारंट हो जाता है। उसके बाद आपका एक और होता है इसमें, वो होता है नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी। इसके अंडर में एक आता है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसमें करते क्या है, इसमें लिखते हैं आपका बैंक लोन, बैंक लोन, और इसमें ब्रैकेट में लिखते हैं कि लोन लेने के लिए क्या इशू किया गया है, कोलेटरल सिक्योरिटी, डिबेंचर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटीज। सो यहां पे लिखेंगे डिबेंचर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। ये विद इन ब्रैकेट आपको यहाँ पे लिखना होता है, वो इसमें लिखना होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, ये बैंक लोन जो आपने लिया है उसमें। तो इतना ही ट्रीटमेंट करते हैं। व्हेन इन केस व्हेन द कंपनी डज नॉट रिकॉर्ड एनी एंट्री फॉर गिविंग दिस डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, तो जब एंट्री नहीं करना चाहेगी कंपनी तो एक ही एंट्री करेंगे, केवल लोन की एंट्री करेंगे, क्योंकि लोन की एंट्री तो आप करेंगे ही, कंपनी करेगी ही, केवल कोलेटरल सिक्योरिटी जो दे रही है कंपनी बैंक के पास दे रही है उसकी एंट्री नहीं करेगी। तो ये ट्रीटमेंट करेंगे। अब दूसरा जो आ जाता है कि कंपनी हैज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी,
यानी कि अब जो बैंक कंपनी जो है ये डिसाइड किए कि भाई हम जो अपना सिक्योरिटी दे रहे हैं एज एन एडिशनल सिक्योरिटी टू द बैंक, हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एंट्री पास करेंगे। तो जब भी एंट्री पास करेगी कंपनी तो क्या करेगी, जो पहली एंट्री इसके पीछे वाले में हुआ है ना वो तो करेगी बैंक लोन लेने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट। दूसरी जो एंट्री होगी उसमें आप ओपन करेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। क्या एंट्री करेंगे, ओपन डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। ये डेबिट में लिखेंगे, जितने का डिबेंचर इशू करेंगे एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी उसको हम क्या लिखेंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। क्यों, क्योंकि अब कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि भाई इसको ऐसे नहीं देना है, क्या करना है, इसके लिए प्रॉपर रिकॉर्डिंग भी करनी है, इशू की रिकॉर्डिंग करनी है। तो उस वक्त क्या करेंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जो भी परसेंटेज और 12% डिबेंचर लिख देंगे, 12% डिबेंचर अकाउंट। ये एंट्री जो बेसिकली है, ये एंट्री है जब कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में आप डिबेंचर को इशू करते हैं तो ये एंट्री कंपनी को करना होता है। यानी कि ये दो एंट्रियां आपको करनी है व्हेन कंपनी हैज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो ये एंट्री कंपनी करेगी। अब इसमें इफेक्ट को क्या कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सेम चीज है। ये जो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ है उसमें आपको बैलेंस शीट में, सेम बैलेंस शीट में क्या करेंगे, जो इक्विटी एंड लायबिलिटी है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसके जो मेजर हेड है आपके नॉन करेंट लायबिलिटीज, इस नॉन करेंट लायबिलिटीज के जो सब हेड आ जाता है यहाँ पे, वो आता है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग में अब दो चीजें लिखेंगे, एक तो डिबेंचर का लिखेंगे, अगर डिबेंचर पहले से ही इशू है, सपोज 12% डिबेंचर जो है ऑलरेडी कंपनी का दिया है 10 लाख रुपीज, तो 10 लाख रुपीज आप लिख देंगे, प्लस करेंगे यहाँ पे क्या, ये जो कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में जो डिबेंचर इशू है वो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, ये ऐड कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। सपोज अगर 2 लाख का कोलेटरल सिक्योरिटी इशू हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 12 लाख। उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में बैंक लोन जैसे पीछे किए थे वैसे ही करेंगे। यहां पे क्या करेंगे, ये बैंक लोन दिखा करके इसमें लिख देंगे डिबेंचर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। बैंक लोन कितने का है, अगर 2 लाख का बैंक लोन है तो 2 लाख लिख के डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो ये जो है वो ट्रीटमेंट हम कोलेटरल सिक्योरिटी के केस में करेंगे। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।